Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum students. Welcome to our online class session of the course ICT 2326 and 1126 Applications of Information and Communication Technologies for the semester fall 2025 course being offered in BS Biotechnology third semester and BS Botany first semester in the Department of Biotechnology. Uh, Overall, we were discussing some attributes of computing, information technology, and artificial intelligence, and the perspectives were ethics and how different fields of our life are being affected by implementation of AI and technology in those fields. ठीक है. So today we will be discussing starting our discussion with the extended reality. Till now we have 52 students. So let's hope this number increases to what we are total students of this class, which is 80. Okay. So what is extended reality? It's a full set of ways we can manipulate the reality with digital intervention, whether augmented reality, new virtual realities, or a combination of a real world and digitally created reality, which is mixed reality. So we have AR, VR, and MR. Augmented reality is the addition of digital information directly into our reality, either to add more detail or at times to remove unwanted visual effects. How does this happen? अच्छा, ड्यूरिंग ऑन कैंपस क्लासेस जब मैं इस टॉपिक को गो थ्रू करता हूँ तो यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट से सवाल करता हूँ कि ऑगमेंटेड वर्ड से क्या आपको किसी मेडिसिन का नाम याद आता है? तो आफ्टर अ फ्यू थिंकिंग प्रोसेस सम ऑफ द स्टूडेंट्स मे रिप्लाई ऑफ द मेडिसिन ऑगमेंटिन. ठीक है. सो क्यों उस मेडिसिन का नाम ऑगमेंटिन बड़ी कॉमन एंटीबायोटिक है. ठीक है. अक्सर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इसको प्रिस्क्राइब करते हैं फॉर इन्फेक्शंस. तो वाई दिस दैट नेम? बिकॉज एमोक्सिलिन, ठीक है, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड एंटीबायोटिक है, बट उसमें एक कंपाउंड है क्लेवलैनिक एसिड, जो कि एक्चुअली एक एडिशनल कंपाउंड उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक एमोक्सिलिन के साथ ऐड हुआ है और देन कॉम्बिनेशन को उन्होंने नाम दे दिया है ऑगमेंटिन के नाम से, या इसको को एमोक्सिलिन भी कहते हैं. तो एंटीबायोटिक एमोक्सिलिन तो अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं, बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है. बट क्लेवलैनिक एसिड क्या करता है कि देयर आर प्लाज्मिड्स इन द बैक्टीरिया विच हैव सम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन. सो वो क्या करते हैं प्लाज्मिड, दे सिंथेसाइज सम एंजाइम्स विच डिग्रेड दोज इनकमिंग एंटीबायोटिक्स. उनकी जो बीटा लैक्टम रिंग होती है फोर कॉर्नर्ड, उसको वो ब्रेक कर देते हैं. एंटीबायोटिक कंपाउंड अब वो फंक्शनल नहीं रहता और वो फिर उस बैक्टीरिया को
किल नहीं कर पाएगा। तो अब हमारे पास ये जो क्लेवुलानिक एसिड है, इसकी प्रॉपर्टी होती है जनरली ये बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स को नॉन रैंडम साइट पे जाके डिग्रेड कर देगा। तो अब जब वो एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा, तो क्लेविलानिक एसिड की वजह से, तो अब एमॉक्सिलिन जाके अपना रोल ऑफ एक्शन मैकेनिज्म परफॉर्म कर सकती है। सो ये ऑगमेंटेड वर्ड ऑगमेंटेड एक एडिशनल फीचर से उसमें ऐड हुआ है, और तभी ये एंटीबायोटिक इतनी कारामद होती है कि इवन अगर बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स भी मौजूद हैं, तो ये एंटीबायोटिक उसको कोप अप कर सकती है। तो ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या है कि हमारे पास कुछ एड ऑन फीचर्स इन अवर डिजिटल फील्ड जो कि इन रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करते, या फिर कोई एडिशनल फीचर्स कोई रिमूव किया जाता है जो इन रियल वर्ल्ड एग्जिस्ट तो करने बट डिजिटली वो फिर एग्जिस्ट नहीं करते। एयर कंबाइंस अवर नॉर्मल सेंस ऑफ द वर्ल्ड around us with an additional layer of digital information. The extra information can be displayed on a separate device, such as an augmented reality applications for smartphones, or placed in the natural world, like heads up display on a car windshield to show car speed and location. Displays in stores that augment your image with the clothing you are interested in, creating a virtual fitting room. And another example are of AR. अच्छा, AR क्या चीज़ है? मिसाल के तौर पर आपने कभी देखा होगा कि मोबाइल कैमरास में, इन सम मोबाइल कैमरास देयर इज़ एन ऑप्शन व्हिच डिटेक्ट्स द फेस, ठीक है? फिर फेस डिटेक्शन के बाद देयर आर फिल्टर्स व्हिच कम अराउंड एग्जैक्टली ऑन द फेस, ठीक है? सो दिस इज AR कि आपके पास बैक एंड पे एक नेचुरल इमेज, एक वीडियो, एक परसेप्शन तो दिख रहा है, बट उसमें चीज़ें ऐड ऑन हो गई हैं। अब इसमें मोबाइल एप्लीकेशंस पे ही हम अच्छे से समझ सकते हैं। एक स्टार्स के नाम से आई थिंक एक एप्लीकेशन है, या गैलेक्सी के नाम से। तो उसमें क्या है कि आप मोबाइल फ़ोन को उसका कैमरा ऑन होता है, एंड देन यू लुक अबव ऑन द स्काई। सो एग्जैक्टली कौन सा प्लेनेट, कौन सा स्टार किस जगह पे लोकेट कर रहा है, ये हमें वहाँ से पता चल जाता है। हम अपने मोबाइल फ़ोन्स को ब्राउज़ करते हैं ऑन द स्काई, और जिस जगह पे जौन सा स्टार, जौन सा प्लैनेट, जौन सा मून होगा, वो हमें ऑन द रियल स्क्रीन बता देता है। सो ऑगमेंटेड में एक एड ऑन फीचर हमारे पास डिजिटली प्रोवाइडेड स्क्रीन पे आ जाता है। Instead of adding information to the reality you perceive, virtual reality replaces it with a different world. Virtual reality creates an additional environment that is immersive and interactive. VR environments can be as simple as a pair of goggles or as elaborate as entire the caves that you walk into. VR has also come to the consumer gaming market with the introduction of VR goggles like Sony's Project Morpheus and the Rift by Oculus. These goggles have high pixel count displays that wrap your full field of view. अच्छा, वीआर में क्या चीज़ है? अ, एक वीआर में आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पहले एक किस्म के गॉगल्स इंट्रोड्यूस हुए थे, जिनमें हम अपना मोबाइल फ़ोन प्लेस करके उसको पहनते हैं, एंड देन यूट्यूब पे हमारे पास देयर आर डिफरेंट वीआर बेस्ड वीडियोस। तो उन वीडियोस में क्या होता है कि हम 360 मल्टीप्लाई बाय 360 व्यू हम देख सकते हैं
in a 3D environment. So there are VR videos of Makkah Mukarरमा, VR videos of Medina Munawwara. तो वो एग्जैक्टली जब हम गॉगल्स पहन के देखते हैं, तो इट रियली फील्स कि हम एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर लोकेशन पे वॉक कर रहे हैं, और हमारे लेफ्ट और राइट पे हाजी हजरात हैं, तवाफ हो रहा है। वो जो एग्जैक्ट पर्सन है, जो फर्स्ट पर्सन जिसकी तरफ से वीडियो बनाई है, वो ऑटोमेटिकली उसमें वॉक कर रहा है। बट ये है कि हम एग्जैक्टली लेफ़्ट राइट देखेंगे तो उस स्क्रीन पे भी हमें लेफ़्ट राइट का व्यू नज़र आ रहा होता है। फिर एंशियंट टाइम्स जब डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे, उस दौर के 3D VR वीडियोस भी मौजूद हैं। तो इस तरीके से एक VR रियलिटी हमारे पास आ जाती है। वीडियो गेमिंग में भी गॉगल्स बेस्ड गेम्स आ चुके हैं। तो ये चीज़ें हमें हेल्प आउट करती हैं डिफरेंट ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड करने के लिए ना। वी आर बेस्ड, अगर हम एक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए हैं और हमारे लेफ़्ट राइट पे तमाम पर्सनल्स हैं जिनसे हमने बात करनी है, तो वहाँ पे भी एक रियल टाइम में वी आर बेस्ड हम मीटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। MR, which is mixed reality, is a mixture of both world. Digitally created objects are placed in the real world and can be interacted with directly. Surgeons might interact with the 3D hologram of their patient, and the information can be used to guide a robotic system to perform those steps. So, reality may be a bit less absolute than it once seemed, whether we are adding, creating, or combining digital environments. XR technology is expanding our sense of what it is real. So, uh, इसी पीडीएफ का जो ओरिजिनल बुक है टेक्नोलॉजी इन सोसाइटी के नाम से, वो मैंने गूगल बुक्स वाला जो लिंक है उस पर शेयर किया हुआ है। तो उसमें तमाम इमेजेस हैं। मैंने लर्निंग पीडीएफ जो आपको प्रोवाइडेड है उसमें से इमेजेस रिमूव किए थे to reduce the size of this file. Initially it was like 10 15 20 MB, तो अभी आई थिंक 1 2 3 MB का ही फाइल रह गई है। तो फाइल्स आप उस गूगल जो इमेजेस हैं वो आप उस गूगल बुक्स में मौजूद बुक से देख सकते हैं। इथिकल कंप्यूटिंग। ओके, so, as noticed earlier, technology has brought it about a new set of ethical challenges, and because technology often involves moves faster than the rules can be formulated to govern it, how technology is used is often left up to the individual and the guidance of his or her personal ethics. Ethical considerations are complex and reasonable. People can be have different yet valid views. So देखते हैं कि
एथिकल कंप्यूटिंग में हम किस चीज़ को पढ़ते हैं? सबसे पहले एथिक्स क्या चीज़ है? इज द स्टडी ऑफ द जनरल नेचर ऑफ morals and of the specific moral choices individuals make. Morals involve conforming to established or accepted ideas of right and wrong, as generally dictated by the society, and are usually viewed as being black or white. Black or white means कि like बिल्कुल क्लियर ये चीज़ हमारे लिए यस करेक्ट है और ये चीज़ हमारे लिए गलत है. सो एवरी सोसाइटी हैज़ सम इथिक्स. उनके अपने कुछ मोरल्स होते हैं. कुछ चीज़ों को वो सही समझते हैं, कुछ चीज़ों को वो गलत समझते हैं. सो बहुत सारी एग्जांपल्स हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं. तो इसमें लाज़मी नहीं कि हम किसी पर्टिकुलर एक सोसाइटी को ही दूसरी सोसाइटी के ऊपर बोलें कि ये बेहतर है, ये नहीं है. एवरी सोसाइटी हैज़ प्रोज एंड कॉन्स व्हेन कंसीडर्ड फ्रॉम सेकंड सोसाइटी. ठीक है. Ethical issues often involve subtle distinctions such as the difference between fairness and equity. Ethical principles are the guidelines you use to make decisions each day, decisions about what you will say, do and think. ठीक है. तो that's like different perceptions of the society um in like in US, mostly in the universities. Students call their teachers by their first name, mostly uh, in like in discussions, in discussions on the table. So but usually in our society we call our teachers by calling them sir. तो इस तरीके के डिफरेंट परसेप्शंस है. वहाँ पे सर कहना ये चीज़ सही कंसिडर नहीं होती. यहाँ पे इसको नाम लेने को हम एक नॉन रिस्पेक्टेबल वे होते हैं अपने एल्डर्स के लिए. तो दीज आर डिफरेंट परसेप्शंस. देयर आर मैनी सिस्टम्स ऑफ इथिकल कंडक्ट. ठीक है. सी टेबल 1.4. So we have a system of ethics, relativism, divine command theory, utilitarianism, virtue ethics, deontology. 1 2 3 4 5. चलें इनको हम वन बाय वन देखते हैं क्या चीज़ है. Relativism states that there is no universal truth and that moral principles are dictated by the culture and customs of each society. ठीक है. मोस्टली अगर हम इसको करंट सिनेरियो में देखना चाहें तो इसमें हम कंसिडर करते हैं कि ये दैट इज़ मच क्लोजर टू पीपल व्हेन कंसिडरिंग दैट देयर इज़ नो concept of God in the society, and there is no single universal truth. Every person, every home, every society, every organization have its own truth, have its own morals, and कोई आउटसाइडर उस पर्टिकुलर पर्सन, होम, सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन को राइट और रॉन्ग की बेस पे जज नहीं करेगा. ठीक है. इसको हम उस पर भी देखते हैं कि इसके बेसिक tenets क्या हैं कि there is no universal moral truth and moral principles are dictated by cultural tastes and customs. There are different cultural laws in Europe and United States.
Next we have uh, divine command theory follows the principle that God is all knowing and that moral standards are perfectly stated by the God's law, such as the Ten Commandments. This is the book which Christians follow. God is all knowing and sets the moral standards. ठीक है. Uh, Confronting to God's law is right and breaking is wrong. So we have 10 commandments of Christian religions and the 5 pillars of Islam. ठीक है. हम इस चीज़ को क्यों कर देख रहे हैं क्योंकि यही तमाम चीज़ें हमने आगे चल के फॉलो करनी है इन कंप्यूटिंग AIN IT. Utilitarianism judges actions to be right or wrong solely by their consequences. Actions that generate greater happiness and deemed to be better than those actions that lead to less happiness. यूटिलिटेरियनिज्म क्या चीज़ है कि इसमें सोसाइटी देखती है कि हमारे पास किस अमल के एंड पे ज़्यादा एक बेटर इन्वायरमेंट मिल रहा है और किस अमल के एंड पे एक लेसर बेटर इन्वायरमेंट हमें मिल रहा है. तो उसकी बेस पे सोसाइटी अपने रूल्स को डिफाइन करती है. The morals are internal, strive to be a person with which who behaves well spontaneously. Sorry, यहाँ तक है. Using weapons of mass destruction ends a war sooner and therefore saves lives otherwise destroyed by conventional fighting. एक बड़ी ही अजीब इन्होंने एग्जांपल दी हुई है बट किसी ना किसी के पर्सपेक्टिव से ये एग्जांपल उसके लिए ठीक हो सकती है कि अ, एक वॉर है जिसमें जस्ट एक नॉर्मल वेपन से लड़ी जा रही है. तो मास डिस्ट्रक्शन वाले वेपन से अगर उसको प्रोसीड किया जाएगा तो डेफिनेटली एक लेसर टाइम में उस वॉर को हम एंड कर सकते हैं. तो ये एक परसेप्शन कि अगर हमारा ऑब्जेक्टिव टू एंड दी वॉर है तो उस पे तो ये जो अमल है ये ठीक होगा बट इसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ और भी हो सकते हैं. सो इट ऑल डिपेंड्स कि परसेप्शन किस तरीके से उस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए हम रखते हैं. वर्च्यू एथिक्स teaches that we each have an internal moral compass and should try to be a person who spontaneously follows the guide. A supervisor views the person who volunteered to clean up a park as a better person than the workers who are there because of court order community service. इसमें
क्या चीज़ है कि इसमें एक इंसान अपने अंदर मॉरल्स डिसाइड करेगा कि वो क्या समझता है कि अच्छा ये बुरा क्या है उसके अतराफ में सोसाइटी में। तो उसमें क्या है कि एक बंदा जो देखता है कि एक तरफ एक शख्स खुद से एक जगह को साफ कर रहा है, या दूसरी तरफ एक शख्स है जो कि किसी ने उसको ऑर्डर दिया हुआ है या सज़ा दी हुई है उस जगह को साफ करने के लिए। तो वो इनमें से दोनों का ऑब्जेक्टिव ओवरऑल एक ही है, एंड रिज़ल्ट दोनों में एक ही होगा। लेकिन एक अपने दिल से उस चीज़ को बुरा समझते हुए उसको ठीक कर रहा है, दूसरी तरफ वो अपनी जॉब को या अपनी पेनल्टी को पूरा करने के लिए उस जगह को साफ कर रहे हैं। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में इस चीज़ को किस तरीके से लिया जाएगा, ये एक पर्सन की अपनी इंडिविजुअल सोच होगी। Finally, the duty based ethical system or deontology suggests we should all follow common moral codes and apply those to all humanity. Focus on adherence to moral duties and rights. Morals should apply to everyone equally. Human rights, like freedom of religion, should be uh, respected for all people because human rights should be applied universally. So एक परसेप्शन जिसमें हम तमाम इंसानियत को एक साथ ही मापें, जो भी रूलिंग्स हैं, जो भी हमारे पास उस सोसाइटी के लिए एथिक्स है, चाहे वो छोटा है बच्चा 2 साल का, चाहे वो 50 साल का है, चाहे वो 100 साल का है, हर एक के लिए इक्वल राइट्स हो। ठीक है। इन अगर एक क्यू में लगना है लाइन में, तो वहाँ पे एक जवान, एक बूढ़ा, एक मर्द, एक औरत, इनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। इस तरह का एक ड्यूटी बेस्ड एक जिस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में एवरी एम्प्लॉय हैज़ एन इक्वल ट्रिब्यूट, तो वो चीज़ें इस तरह की सोसाइटी में इथिकल बेस्ड में डियोंटोलॉजी में एग्जिस्ट करती है। So definitely above from these five different system of ethics, we follow the divine command theory, and we know that the God is all knowing, and he is actually uh, commanding us the laws, and जो उसको फॉलो करेगा that will be a right person, और जो उसको ब्रेक करेगा that will be a wrong person. Okay. So, what is the difference between laws and ethics? Laws are formal, written standards designed to apply to an employee or to everyone. It's impossible to pass laws that cover every human behavior, though. Therefore, ethics provide a general set of unwritten guidelines for people to follow. Unethical behavior is not necessarily illegal. However, consider the death penalty in many US states. Putting convicted criminals to death for certain crimes is legal. However, many people consider it unethical to execute a human being for any reason.
अच्छा, लॉज एंड इथिक्स की बात की जा रही है, ये भी दो टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें ड्यूरिंग द कंप्यूटिंग वर्ल्ड इन एआई एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करना होता है कि इथिक्स क्या है एआई एंड आईटी के, या फिर लॉज क्या हैं जिनको हमें लाजमी फॉलो करना होगा। नॉट ऑल इलीगल बिहेवियर इज अनएथिकल आइदर। Civil disobedience, which is intentionally refusing to obey the certain laws, is used as a form of protest to affect the change. ठीक है, ना हर इलीगल चीज़ अनइथिकल है, ना ही हर अनइथिकल चीज़ इलीगल होगी। तो इसलिए हमारे लिए दोनों स्टैंडर्ड्स को एक सोसाइटी में रन करना, एक सिस्टम ऑफ एथिक्स में रन करना हमारे लिए ज़रूरी है। सिविल डिसोबीडियंस वॉक्स जो होती हैं या रैलीज होती हैं या मुहिम होती है, इसमें क्या होता है कि हम पर्टिकुलर किसी भी कानून को नहीं तस्लीम कर रहे, तो ये एक अनइथिकल चीज़ नहीं होगी, ये एक आवाम का राइट होता है टू फॉर अ सिविल डिसोबीडियंस वॉक। The Gandhi's non-violent resistance to the British rule of India, which led to India's establishment as an independent country, and Martin Luther King's prostate, protests and use of sit-ins in the civil rights movement are both examples of civil disobedience. What does civil disobedience look like in our hyper connected age of social media एंड द इंटरनेट? सो आज के दौर में जो आज़ादी की मुहिम 1857 में चली, जो 1940 से 1947 तक चली, अफ्रीका में मार्टिन लूथर के दौर में चली, या और भी डिफरेंट मूवमेंट्स चली, तो इनको हम आज के दौर में कंसिडर कैसे कर सकते हैं? मतलब परसेप्शन क्या होगा कि उसकी हवाले से लोगों में क्या रुझान होगा, एंड लोग उसके कितने अगेंस्ट होंगे, कितने उसके हामी होंगे। Note that there is also a difference between unethical behavior and immoral behavior. Unethical behavior is not conforming to a set of approved standards or behavior. uh, Cheating in an exam, for example. और immoral behavior क्या होगा कि when a person has no sense of right and wrong and no interest in the moral consequences of his or her actions, such as when a murderer shows no remorse for his or her crime। ठीक है, ये अगेन एथिक्स की एक बाउंड्री है, तो उस बाउंड्री को जब नियर टू क्रॉस करेंगे तो हम एक अनइथिकल बिहेवियर करेंगे, लेकिन जब इथिक्स से हम बिल्कुल ही बाहर जा रहे हैं तो वो फिर इमोरल बिहेवियर कंसिडर होगा। ठीक है, तो जस्ट हम एक हमने सॉफ्टवेयर परचेज करना था, जो कि परचेज नहीं किया, लेकिन हमने उसके एक पायरेटेड वर्जन को क्रिएट कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए मे बी एक अनएथिकल बिहेवियर हो जाएगा। लेकिन उस पायरेटेड वर्जन को हम स्प्रेड कर रहे हैं इन द सोसाइटी, सो दैट एवरीवन शुड बी यूजिंग दैट पायरेटेड, और किसी को भी परचेज ना करना पड़े, तो ये हमारे पास एक एमोरल बिहेवियर कंसिडर होगा। There is no universal agreement on which system of ethics is the best. Most societies used a blend of different systems. Regardless of the ethical system of the society in which you live, all ethical uh, decisions are generally influenced by personal ethics.
लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज़ द पर्सनल एथिक्स, ठीक है। खुद की अखलाकियात के हवाले से किस तरीके से हमारी ये चीज़ें, बाकी जो 5 सिस्टम्स हैं इसमें से हम किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके। Each day, as you choose your words and actions, you are following a set of personal ethics, a set of formal and informal ethical principles you use to make decisions. Some people have a clear, well defined set of principles they follow, others' ethics are inconsistent and are applied differently in different situations. A person ethics develop in many ways. Naturally, your family plays a major role in establishing the values you cherish in your own life, and these might include a cultural bias towards certain ethical positions. Your religious affiliation is another major influence on your ethics because most religions have established codes of ethical conduct. How these set of ethics interact with the values of the larger culture is often challenging. Issues such as the abortion, the death penalty, and war often create conflict between personal ethical systems and the larger society's established legal ethical system. सो इस पे क्या है पर्सनल एथिक्स पे कि इंडिविजुअली हम कौन से जो सिस्टम ऑफ एथिक्स है हम पे किस तरीके से अफेक्ट हो रहे हैं और उन इफ़ेक्ट के बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगी कि इनके एक्शंस हमारे लाइफ में लिए गए डिसीजंस पे किस तरीके से अफेक्ट किए जाएंगे। तो ये चीज़ इंडिविजुअली हमारी फैमिली पे भी फैमिली के जो मोरल्स है वो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, हमारे रिलीजन के, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, हमारे फ्रेंड्स के। तो ये चीज़ें हमें एक गुड और बैड पर्सन बनाने में तमाम के तमाम एक अहम रोल प्ले करते हैं। अच्छा, इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, आपने फिज़िक्स का एक फिनोमिनन सुना होगा एंट्रोपी का, डिसऑर्डरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ द सिस्टम, ठीक है? होता क्या है कि हमारी ये लेसर परसेप्शन है, हमारी ये लैक ऑफ अवेयरनेस है कि अगर हम वी ट्राई टू बी अ रॉन्ग person in us, in ourselves, in a society, in an organization, तो उसका इम्पैक्ट किसी दूसरे पे नहीं पड़ेगा। ये चीज़ गलत है। वी एज वी फॉलो द डिवाइन थ्योरी ऑफ सिस्टम ऑफ इथिक्स, तो उस पे हमें बताया गया है कि ये जो एक हमारे अतराफ में सराउंडिंग्स होती हैं, जिसको हम कहते हैं कि हमारी उठक-बैठक किन लोगों में, हमारी सोबत किस तरीके से है, तो इसका इफ़ेक्ट आपके पे और आपका इफ़ेक्ट एज़ एन एनवायरनमेंट टू दोज़ पर्सन्स, ये डेफ़िनेटली एक्ज़िस्ट करता है। एक फ़ील्ड है एपिजेनेटिक्स एंड एपिजेनोमिक्स। ये बड़ी इंटरेस्टिंग फ़ील्ड है एंड दैट डिफाइन्स, ये आप इसको डीपर पढ़ेंगे कि किस तरीके से आपकी जो जीन एक्सप्रेशन या जो आपका जीनोम एक्सप्रेशन पूरा है, ये एक टोटली आपके जीनोम में मौजूद डीएनए पे डिपेंड नहीं कर रहा।
There are some factors above the genome which actually are also playing a very important role in expression of your genes. ठीक है, तो ये चीज़ के एक जीन मौजूद है, इट विल ऑलवेज बी एक्सप्रेसिंग एंड सिंथेसाइजिंग। ये चीज़ हमें कहाँ पे डिफरेंस लगता है, अगर एक ही घर में मौजूद चार बेटे हैं, बेटियां हैं, तो वर्चुअली उनके जीनोम में ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, उनके अलील्स में डिफरेंस है। मतलब हम ये तो कह सकते हैं कि शायद किसी के आई कलर या हेयर कलर का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन बाकी जो जीनोम है दैट इज़ सेम। बट अपब्रिंगिंग, ग्रूमिंग डिफरेंट होने से हम देखेंगे कि डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ बनती हैं विद इन अ सेम होम। तो ये एक बंदा जो घर में रहता है और एक बंदा जो हॉस्टलाइट है, दूर रहता है, उनके ग्रूमिंग, उनकी पर्सनैलिटी में डिफरेंस एक दिखता है। तो ये चीज़ मैं आपको एक थोड़ा साइडवेज बता रहा हूँ कि हम कंसिडर करते हैं कि एक सेंट्रल डॉगमा डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। देयर आर फैक्टर्स विच वी स्टडी इन द फील्ड ऑफ एपिजेनेटिक्स एंड एपिजेनोमिक्स, और वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग हो गया, और उसको आप जब पढ़ेंगे जीनोमिक्स के कोर्स में तो देखिएगा कि किस तरीके से आपका एनवायरनमेंट आपके जिस्म में मौजूद जीनोम की एक्सप्रेशन में अपना अहम रोल प्ले कर रहा होता है। As you mature, your life experiences also affect the personal ethics. ठीक है, does the behavior you see around you make sense within the ethical principles that your family, your church, or your teachers taught you? सो जिस चीज़ आप समझते हैं घर वालों ने आपको बताया कि ये ठीक है, लेकिन आपको आपके दीन में या आपके यूनिवर्सिटी में आपको बताया जा रहा है कि वो गलत है, या वाइस वर्सा, कोई ऐसी चीज़ जो आपको घर में बताया गया कि ये इस तरह करे, इस तरह नहीं करे, और उसके अपोजिट आपको आपके दीन में आपको उसमें मिल रहा है, तो ये चीज़ें बहुत अफेक्ट करती हैं कि आपके अपने पर्सनल एथिक्स को डिफाइन करने में। When you have a clear idea of what values are important to you, it may be easier to handle situations in your life that demand critical action. You can follow these steps to help yourself create a list of personal values. Describe yourself, write down words that describe who you are based on how others view you. Would a friend describe you as honest, helpful, or kind? These keywords will give you a hint as to the values and behaviors that are important to you. ठीक है, आप खुद को किस तरीके से डिफाइन डिस्क्राइब कर रहे हैं, और प्लस आपका एनवायरनमेंट आपको किस तरीके से डिस्क्राइब करता है, ये आपके पर्सनल इथिक्स को जानने के लिए एक फर्स्ट स्टेप हो सकता है। List the key principles you believe in. Make a list of the key principles that influence your decisions. For example, would you be comfortable working in lab that used animals uh, for medical reasons research? How important is it to you that you never tell a lie? ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं ना कि एक मैन ऑफ वर्ड्स होता है, एक पर्सन ऑफ वर्ड्स होता है, कि वो अपनी इस बात में कभी भी अपने एक मोरल्स को नहीं टूटने देगा। तो ये चीज़ें डेफ़िनेटली हम हर एक के मतलब एक चीज़ जिसको हम समझते हैं कि ये चीज़ तो बिल्कुल ही गलत है, उसको हमने बिल्कुल भी परसीव नहीं करना। मिसाल के तौर पे बचपन में हमारे जो पेरेंट्स होते हैं हमें सही गलत की चीज़ को बताते हैं, लेकिन उस दौरान कोई ऐसी बात भी बताते हैं जिस पे 0% कॉम्प्रोमाइज़ है, जिस पे मतलब हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते कि ये चीज़ हमने करनी है। मिसाल के तौर पर अर्लियर हमें ये बताया गया था कि जो स्मोकिंग है, ये तो एक बिल्कुल ही 0% टॉलरेबल एक्ट है। ये इसको बिल्कुल भी सोचना भी नहीं भी करना। तो ये एक चीज़ ऐसी हो गई हमारी लाइफ़ में कि जिसको हमने तसव्वुर किया कि नहीं,
इस पे 0% टॉलरेंस होगी। बाकी जिस तरह से बंदा छुट्टी का बहाना के लिए बीमारी का कर लेता है, तो ये चीज़ें टॉलरेट की जा सकती हैं। तो इस तरीके से देर आर सम थिंग्स, देर आर प्रिंसिपल्स जो आप अपनी लाइफ में सेट करते हैं, उस पे आप खुद से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहेंगे। तो ये चीज़ें भी हमें एक सेट करनी होती हैं। इलामा इकबाल का एक बड़ा ही अच्छा शेर है। उनकी काफ़ी शायरी आपके आपकी व्यू ऑफ विज़डम को एनहांस करती है। बट एक शेर है कि अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मग़रिब सुनाकर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। तो अब ये चीज़ एक मेरे लिए बड़ी इनलाइटमेंट थी। और ख़ास जब मैंने एक मेरा यूएस का जो ट्रिप था, तो मैंने वहाँ पे एडवांसमेंट्स देखी, टेक्नोलॉजी देखी। लेकिन उसी के साथ मैंने जब इलामा इकबाल के इस शेर को कंपेयर किया, तो मुझे इकबाल के शेर में मुझे ट्रुथ दिखी। तो इस चीज़ को जब आप कहीं बाहर जाते हैं किसी एडवांस नेशन में, यूरोप में, यूएस में, तो देयर इज़ समथिंग स्पेशल इन कौम रसूल हाशमी, जिसको आप कभी भी इन्फीरियर नहीं समझ सकते। चाहे हम में वो किस्म के एडवांसमेंट्स नहीं हैं और उनमें है, लेकिन वो जिस एडवांसमेंट्स उनकी जिन सोसाइटी की जिन लैकनेस को वो छुपा रही होती है ना, वो जब आप इलामा इकबाल के शेर के सामने रखते हुए उस सोसाइटी को देखेंगे, तो वो तमाम उनकी सोसाइटी की डीमेरिट्स और उनकी जो लैकिंग्स हैं वो सामने आ जाएंगी। और वो डीमेरिट्स और लैकिंग्स हमारी सोसाइटी में नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी ईस्टर्न सोसाइटी में। तो ये चीज़ मैंने अपने लाइफ में सेट गोल कर ली कि मैं कभी भी अपनी सोसाइटी को वेस्ट से कंपेयर नहीं करूँगा। चाहे वो जितनी भी एडवांस हो जाए, चाहे उनकी सोसाइटी में जितने भी अच्छे लॉज़ बन जाएँ, लोग कितनी भी अच्छी तारीफ़ करें, तो देयर इज़ अ वेरी गुड थिंग इन आवर सोसाइटी, अ, व्हिच इज़ वो जिसको मैं ही परसीव कर सकता हूँ, मैं ही समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने दोनों सोसाइटीज़ को देखा है। इवन दो अ वेरी शॉर्टर टाइम के लिए, बट ये है कि इंसान की अपनी पर्सनल एथिक्स के हवाले से बात हो रही है, तो इस तरीके से आप भी अपने पर्सनल एथिक्स को डिस्क्राइब करें और उसमें कुछ की प्रिंसिपल्स को सेट करें। Identify external influence. Where did your key principles come from? योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल एडवाइजर्स। ठीक है, ये जो आपके सेट प्रिंसिपल्स हैं, इनके सोर्स क्या है? एंड राइटिंग डाउन योर बिलीव्स, थिंक अबाउट यू बिलीव देम, हैव यू accepted them without investigation? Do they stand up in the context of your real world experiences? Then prepare a statement of values. Uh, Distill what you have written in a short statement, having uh, a well defined statement of the values you hold most important in your own life will make it easier for you to make ethical decisions in टाइम ऑफ चैलेंज। ठीक है, सो ये पर्सनल एथिक्स आप इन 5 स्टेप्स की मदद से आपने डिफाइन कर ली है। और नाउ इनकी बेस पे यू डिसाइड of different ways in your life when you are facing some challenges। ठीक है, सो